प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और अपनी जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उपन्यास के उद्भव और विकास पर आज हम परिचर्चा करेंगे और ये हमारी जो वीडियो है आज की, इससे पहले 3 वीडियो उद्भव और विकास, उपन्यास के उद्भव और विकास पर आप तक पहुंच चुकी हैं। आज की जो ये हमारी वीडियो होगी इसमें जो चौथा चरण है, यानी प्रथम वीडियो में हमने देखा कि उपन्यास की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, ठीक है, तात्विक समीक्षा। दूसरी जो हमारी वीडियो थी उसमें पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंद युग के विषय में परिचर्चा की हमने। तीसरी जो उद्भव और विकास पे हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने उपन्यास के क्षेत्र में जो तीसरा हमारा चरण आता है प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक है, उस पर परिचर्चा की और उसमें मुख्य जो विशेषताएं थी कि कैसे कैसे उपन्यास उसमें लिखे गए, ठीक है, तो उस पर हमने परिचर्चा की। उसके बाद आज हम स्वतंत्रोत्तर युग या फिर समकालीन उपन्यास जो हैं उस पर परिचर्चा करेंगे। जो 1960 से अब तक जो उपन्यास लिखे गए उनके विषय में हम परिचर्चा करेंगे, यानी स्वतंत्रता के बाद के जो उपन्यास थे उन्हें समकालीन उपन्यास भी कहा जाता है। और परीक्षा की दृष्टि से ये अलग से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। देखिए, ये तो एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया कि उपन्यास का उद्भव और विकास, जिसमें हम 4 चरणों की बात करते हैं, ठीक है। एक इसमें एक अलग से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जो समकालीन उपन्यास है, अर्थात जो सन 1960 के दशक के बाद जो उपन्यास लिखे गए समकालीन उपन्यास, उनकी मुख्य विशेषताओं पर परिचर्चा कीजिए या उनकी समीक्षा कीजिए। तो आज ये हमारा चौथा चरण भी कंप्लीट हो रहा है और साथ में ये एक क्वेश्चन और भी इसके साथ जो है वो आपका परीक्षा की दृष्टि से कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो उपन्यास के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उपन्यास के क्षेत्र में ठीक उसी प्रकार से बदलाव आया जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत की जो परिस्थितियां थी उनमें बदलाव आया, ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां भी तो हमारी बदल गई स्वतंत्रता के बाद। वही पहले वाली परिस्थितियां कहाँ रही, सभी परिस्थितियों में बदलाव आया, हमारे रहन सहन में, हमारी शिक्षा में, ठीक है, हमारी स्वतंत्रता में, हमारे बहुत सारे हमें अधिकार मिले, बहुत सारे हमें कर्तव्य मिले, तो सभी परिस्थितियों में बदलाव आया। तो उसी के साथ साथ जो उपन्यास का क्षेत्र था उसमें भी बदलाव आया, उसकी विषय वस्तु में भी बदलाव आया। हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को प्रयोगवादी उपन्यास या आधुनिकता बोध के उपन्यास कहा जा सकता है। आधुनिकता बोध के उपन्यास इन्हें क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि आधुनिक परिवेश में ये लिखे गए। अब जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो युग के जो उपन्यास हैं उनकी मुख्य विषय वस्तु क्या रही, ये इस पर हम एक दृष्टिपात करेंगे कि इसमें औद्योगिकरण का ये युग था, ठीक है। तो निश्चित रूप से उपन्यासों में भी औद्योगिकरण को दिखाया गया है, बदलते परिवेश को दिखाया गया है, महानगरीय जीवन को दर्शाया गया है कि देखिए ग्रामीण जीवन का तो पहले भी आंचलिक उपन्यास इसमें लिखे गए, यहाँ एक महानगरीय जीवन को दिखाया गया है कि किस प्रकार उसमें एकांकीपन होता है, अकेलापन होता है, घुटन होती है व्यक्ति को, कुंठा, ठीक है, इस प्रकार का। इसमें निराशा और घोर अवसाद माने दुख, ठीक है, निराशा और घोर अवसाद को भी दिखाया गया है। इसमें भ्रष्ट व्यवस्था को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यांत्रिक सभ्यता के दुष्परिणामों की परिचर्चा इसमें की गई है। साथ में एकांकीपन और अकेलेपन पर इसमें उपन्यास की विषय वस्तु रखी गई और मनुष्य का जो तनावपूर्ण जीवन है उसके विषय में इसमें विषय वस्तु बनाई गई। तो इस प्रकार के विषयों और भावों से जुड़कर हिंदी उपन्यास की वस्तु और प्रक्रिया नई होती गई, यानी पूरा ही बदलाव आ गया। इससे पहले जो हमने देखा प्रेमचंदोत्तर युग में और स्वतंत्रता उत्तर युग में जब हम देखते हैं तो पूर्ण नई सब कुछ प्रक्रिया इसमें नई आ जाती है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के सम्मुख
कुछ और तरह की चुनौतियां सामने आई जिन पर उपन्यासकारों ने अपनी लेखनी चलाई और उपन्यास विधा को शीर्ष तक ले जाने का कार्य किया, यानी चरम उत्कर्ष तक उपन्यास विधा को ले जाने का इन्होंने कार्य किया। तो ये तो इसमें बहुत सारे उपन्यास थे जिनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जा सकता है, जिन्होंने उपन्यास को चरम उत्कर्ष तक ले जाने का कार्य किया। तो इनमें निर्मल वर्मा जी, जिन्होंने वे दिन, लालटीन की छत और इन्होंने रात का रिपोर्टर, इस प्रकार के उपन्यास लिखे। वे दिन उपन्यास में यूरोप के एक नगर का चित्रण इन्होंने किया। इसमें महायुद्ध के बाद फैले नगर में अकेलेपन को बड़ी संवेदनशीलता के साथ इन्होंने अभिव्यक्त किया है कि जैसे महायुद्ध हो जाता है और महायुद्ध होता है तो उसके बाद नगर में किस प्रकार से लोग जो हैं एक दूसरे को अजनबी की तरह देख रहे हैं और अपने आप को, क्योंकि हर परिवार में से कोई किसी का सगा मर गया, कोई अपंग हो गया, कुछ बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए, किसी के घर में एक ही कमाने वाला था वही नहीं रहा। तो इस प्रकार से लोगों का जो जीवन था वो बहुत ही अव्यवस्थित सा हो गया, उनमें एक तरह से एकांकीपन आ गया और संवेदनशीलता के साथ इतनी, मतलब इन सभी का इतना संवेदनशीलता के साथ लेखक ने जो वर्णन किया है वो अद्वितीय है। तो इस प्रकार के जो नए एक तरह से विषय वस्तु को लेकर निर्मल वर्मा जी आगे बढ़े। राजेंद्र यादव जी जो हैं उन्होंने प्रेत बोलते हैं, सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, सह और मात, ठीक है, अनदेखे अनजाने पुल और इन्होंने जो लिखे वो आधुनिक जीवन की परिवर्तनशील, ठीक है, जीवन मूल्यों को ही उद्घाटित करते हैं। आधुनिक जीवन क्या है कि जो आधुनिक यानी वर्तमान में जो जीवन जी रहे थे, यानी आधुनिक जो जीवन था उसमें क्या क्या परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों के साथ जो हमारे जीवन के मानवीय मूल्य थे उन पर, उन सिद्धांतों पर क्या उसका प्रभाव पड़ा। तो इस पर उन्होंने अपने विषय वस्तु रखे। इसी के साथ श्री लाल शुक्ल जी, जिनका हम पहले भी नाम ले चुके हैं, जिन्होंने राग दरबारी, पहला पड़ाव, मकान, सीमाएं टूटती हैं, ठीक है, इनका जो राग दरबारी है वो अंग्रेजी सहित 15 अन्य भाषाओं में, जैसे अन्य भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। यानी ये राग दरबारी जो इनका था उपन्यास इतना प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने एक जासूसी उपन्यास भी लिखा, आदमी का जहर, ठीक है, और जो कि हिंदुस्तान साप्ताहिक पत्रिका में लगातार प्रकाशित हुआ और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। तो ये जो है श्री लाल शुक्ल जी के लिए एक बड़े ही गौरव की बात थी और साहित्य के लिए भी एक गौरव की बात थी, ठीक है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसी श्रेणी में मोहन राकेश जी, जिन्होंने अंधेरे बंद कमरे, जो कि 2003 में प्रकाशित हुआ, जिन्होंने वर्तमान भारतीय समाज का अभिजात वर्ग जो है उसको 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है। वो इसका जो प्रथम जिसका हम नाम लेते हैं वो है पश्चिमी आधुनिकता और दूसरा है वंशानुगत संस्कारवाद। तो इनमें दोनों का अंतर्द्वंद दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है ये दोनों संस्कार जो हैं वो, ठीक है, कि वंशागत जो हमारे अंदर संस्कार आते हैं वो, और जो एक पश्चिम आधुनिकता जो आ जाती है, उन दोनों का अंतर्द्वंद सा दिखाया जाता है कि उन दोनों के साथ व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा सोबती जी की। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे और महिला उपन्यासकारों में भी इनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने सूरजमुखी जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ, अंधेरे में, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ठीक है, और डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जाने, 3 पहाड़, यारो यार, ए लड़की और समय सरगम जो कि 2000 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से देखिए जो नेट के और जेआरएफ की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये जो है उपन्यास का उद्भव और विकास ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अक्सर नेट और जेआरएफ में आपसे यही पूछा जाता है कि मान लीजिए कि मोहन राकेश जी जो हैं वो कौन से काल के उपन्यासकार हैं, ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद के हैं। तो इस प्रकार से यदि आप प्रत्येक काल के उपन्यासकार को ध्यान से पढ़ते हैं, उनकी समय सीमा देखते हैं और
उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो ये नेट और जेआरएफ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी विद्यार्थी जो हैं वो इसे बहुत ही ध्यान से तैयार करें। ठीक है। उषा प्रेमवदा जो हैं उन्होंने 55 खंबे लाल दीवारें, ठीक है, जय यात्रा, रुकोगी नहीं राधिका, भारतीय नारी जीवन की दुविधा का इसमें उन्होंने चित्रण किया है कि नायिका भारत से विदेश जाती है और विदेश से वो वापस भारत आती है। वह इस प्रकार दोनों संस्कृतियों का जो बदलाव होता है उसमें खुद को असहज महसूस करने लग जाती है, यानी दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बिठा पाती है। गिरधर गोपाल जी जिन्होंने कंदील और कुहासें, यह उपन्यास नगर बोध से जुड़ा हुआ था, नगरीय जीवन से। इसका जो नायक है वो सुरेंद्र नाम का जो नायक है वो कुंठा, भटकाव और अनिश्चित, यानी निश्चित नहीं है उसकी ज़िंदगी, अनिश्चित ज़िंदगी को भोगता हुआ नजर आता है और कहीं पर भी वो अपने आप को सहज महसूस नहीं करता, यहाँ भी वो अपने आप को असहज महसूस करता है। और इसी श्रेणी में जो उपन्यासकार हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद के जो उपन्यासकार हैं उनमें हरदेश जी का नाम जो है बड़े आदर के साथ लिया जाता है। एक कहानी अंतहीन, पुनर्जन्म और सफ़ेद घोड़ा, काला सवार, हत्या आदि उपन्यास लिखकर न्याय व्यवस्था, धर्म और संस्कृति, शिक्षा संस्थाओं आदि विषयों पर इन्होंने बहुत ही अपने प्रश्न उठाए हैं। और निश्चित रूप से इनकी जो कथा वस्तु है इस आधार पर जो लिखी गई है वो एक उपन्यासों में एक नयापन भी लाती है कि न्याय व्यवस्था पर लिखा उन्होंने, धर्म और संस्कृति पर लिखा, शिक्षा पर उन्होंने लिखा। तो इस प्रकार की जो विषय वस्तु थी ये अपने आप में एक, इनके जो उपन्यास हैं वो उनको एक विशेष स्थान प्रदान करती हैं। और समकालीन दौर में जो उपभोक्तावादी, सांप्रदायिकतावादी, निम्न मध्यम वर्गीय जीवन, आदिवासी जीवन, ठीक है, आदिवासी जीवन का जो तनाव है वो, नारी मुक्ति, पितृ सत्तात्मकता, समाज में नारी का दायरा, दिग्भ्रमित युवा पीढ़ी, पारिवारिक विघटन, पलायन आदि ऐसे अनेक विषय हैं जिनसे जुड़कर समकालीन उपन्यास साहित्य और भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसी श्रेणी में कुछ ऐसे भी उपन्यासकार रहे जिन्होंने जो ऊपर हमने विशेषताएं बताई कि किस प्रकार के ये उपन्यास, यानी समकालीन दौर में जो उपभोक्तावादी, सांप्रदायिकतावादी, निम्न मध्यम वर्गीय उपन्यास, आदिवासी जीवन पर जो उपन्यास लिखे, इस प्रकार के जो उपन्यास थे इस श्रेणी में जो हैं वो असगर वजाहत का नाम आता है, जिन्होंने सात आसमान लिखा, जिन्होंने 2 पीढ़ियों के आपसी टकराव पर आधारित ये उपन्यास लिखा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसी श्रेणी में और भी उपन्यास लिखे गए, जैसे कामतानाथ का काल कथा लिखा गया, विद्यासागर का नोटियाल का सूरज सबका है, ठीक है। इसी में अलका सरावगी का लिखा कली कथा, वाया बाईपास। तो इस प्रकार के विनोद कुमार शुक्लकृत नौकर की कमीज़, ये एक क्लर्क की दिनचर्या पर आधारित उपन्यास है। इसमें इन्होंने निम्न मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है उसकी घुटन, पीड़ा, असुरक्षा के जो भाव हैं उनको अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार से वो अपना जीवन जी रहा है। इसी श्रेणी में अन्य उपन्यासकारों का भी नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जिनमें चंद्रकांता जो हैं, ऐलान गली जिंदा है, ठीक है, अर्थांतर, बाकी सब खैरियत है। तो इस प्रकार के जो उपन्यास लिखे गए वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इन उपन्यासों में एक नयापन था, सबकी जो विषय वस्तु, कथा वस्तु जो थी सबकी एक अलग और नयापन लेकर सामने आ रही थी। सभी के उपन्यासों में कहीं ना कहीं कुछ मौलिक चिंतन दिखाई दे रहा था और इसी कारण से ये जो हमारी उपन्यास विधा थी ये दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर, चरम उत्कर्ष पर पहुंचती जा रही थी। और हिंदी उपन्यास साहित्य में नारी विमर्श को चरम सीमा तक पहुंचाने वाली जो लेखिकाएं थी उनकी भूमिका भी निसंदेही सराहनीय रही, जिनमें चित्रा मुदगिल जो जी हैं उन्होंने आवा नामक उपन्यास लिखा, प्रभा खेतान जी जो हैं छिन्नमस्ता लिखा उन्होंने, मृदुला गर्ग ने कंठ गुलाब जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, जो आप पढ़ेंगे इस उपन्यास को, मैत्रेय पुष्पा जी ने चाक और ईदनम
और गीतांजलि श्री ने तिरोहित, इस प्रकार के ये जो उपन्यास थे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए, महिला लेखिकाओं के द्वारा लिखे गए। और इन्होंने जो अपनी विषय वस्तु बनाई, उन्होंने उपन्यासों में नारी की अस्मिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है। भारतीय समाज में नारी पर पुरुष सत्ता हावी है तो किस प्रकार से वह भोगवाद की वस्तु बना ली गई है, अन्याय शोषण का शिकार बनती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कभी कभी विद्रोह भी कर बैठती है जब उसके लिए सब कुछ असहनीय हो जाता है। पंकज बिष्ट का उपन्यास उस चिड़िया का नाम पुरुष प्रधान समाज में नारी की मौन स्थिति को ही दर्शाता है। इसी में मृणाल पांडे का जो उपन्यास है पटरंगपुर पुराण में भी नारी अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है, यानी अपने अधिकारों के लिए वो तड़पती है लेकिन उसके अधिकार उसे नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अन्य प्रसिद्ध उपन्यासकार भी रहे जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिनका बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है और जिनकी विषय वस्तु जो थी उसमें इतनी मौलिकता थी कि कहीं पर भी वो किसी दूसरे की विषय वस्तु से मेल नहीं खा रहे थे, जिसमें भगवान दास मोरवाल जी का नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं, जिन्होंने काला पहाड़ लिखा, दूधनाथ सिंह जी ने आखिरी कलाम हमारा शहर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उपन्यास लिखे गए जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तेजिंदर जी द्वारा लिखा गया काला पादरी, ठीक है। कमलेश्वर करत कितने पाकिस्तान, जो कि आपके सिलेबस में भी ये दिया हुआ है। नरेंद्र कोहली का तोड़ो कारा तोड़ो, ठीक है। गिरिराज किशोर जी के द्वारा लिखा गया पहला गिरमिटिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा। संजीव जी के द्वारा सूत्रधार, ये एक ऐसे उपन्यासकार थे जिनकी विषय वस्तु जो थी उसमें बहुत कुछ नयापन था, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपन्यासों की हमने यहाँ पर परिचर्चा की। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो भी हमने चारों चरणों की हमने बात की तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे, किस प्रकार से क्या कुछ चारों चरणों में लिखा गया, उस पर थोड़ा सा हम दृष्टिपात करेंगे। एक तरह से हम उपन्यास के उद्भव और विकास का निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो वर्तमान संदर्भों में उपन्यास को सामान्य जीवन के प्रसंगों से जोड़कर समाज के समक्ष विभिन्न प्रश्न रखे हैं। इन प्रश्नों का हल उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के अंत में दिखाया भी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रश्न उठाए उनका अंत में हल नहीं दिखाया है, और पाठक वर्ग को भी सोचने के लिए उन्होंने प्रेरित भी किया है। आज वर्तमान में उपन्यास का कथ्य जीवन के इतनी करीब है कि वह किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की समस्या से जुड़ा हुआ महसूस होता है। यानी जब भी हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो यह उपन्यास हमारे बीच की ही कोई कहानी हो, ठीक है। हिंदी उपन्यास साहित्य ने आधुनिक युग तक आते आते जो आशातीत प्रगति की है वह निसंदेही सराहनीय है। निश्चित रूप से बहुत अधिक उपन्यास विधा के द्वारा प्रगति की गई, नित नए आयाम उन्होंने स्थापित किए उपन्यास के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उपन्यास थे हमारे वो प्रेमचंद युग से पूर्व, ठीक है। अब हम परिचर्चा करते हैं एक एक युग के साथ कि क्या क्या बदलाव आए। कि प्रेमचंद से पूर्व उपन्यासों में चरित्र की प्रधानता नहीं थी। प्रेमचंद ने पात्रों को सहज, सजीव और स्वाभाविक बनाया, ठीक है। उसमें तो क्या थी, चरित्रों की प्रधानता नहीं थी, लेकिन प्रेमचंद युग में आकर जो इसमें पात्र थे उनको सहज, सजीव और स्वाभाविक लगने लगे हमें वो। इसी तरह से प्रेमचंदोत्तर युग में यह पक्ष और प्रधान होता चला गया, ठीक है। यह पक्ष और भी मजबूत होता चला गया। सामान्य मनुष्य के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी समस्याओं को उपन्यास के कथानक के लिए चुना गया है। आज का उपन्यासकार समाज के प्रत्येक वर्ग पर दृष्टिपात करता हुआ नजर आता है। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि किसी एक ही समस्या पर लिखा गया हो, बल्कि समाज की लगभग सभी समस्याओं के ऊपर इन लेखकों ने अपनी लेखनी को चलाया। यहाँ हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या विषय वस्तु, जैसे कि उन्होंने निर्धन लोगों के जीवन पर अपनी लेखनी चलाई, राजनीतिक पृष्ठभूमि पर ऐयाशी करने वाले पूंजीपति वर्ग पर, तो मदिरापान पर करके मस्त रहने वालों पर, नीली छतरी के नीचे रात बिताने वाले असहाय निर्धन मानवता पर, और खोमचे लगाकर गुजारा करने वालों पर, अछूतों पर, गुंडे लुटेरे, सामाजिक वंचकों पर, ठीक है।
इन सभी विषय वस्तुओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु युग में जिस उपन्यास विधा का बीजवपन किया गया था, ठीक है, 1873 के आसपास हमारे जो उपन्यास विधा है उसका प्रारंभ हुआ था। तो अब भारतेंदु युग में जिस उपन्यास विधा का एक बीज वपन यानी बीज का रोपण किया गया था, यानी उपन्यास लिखने प्रारंभ किया गया था, वह पौधा बनकर प्रेमचंद काल में पल्लवित हुआ। प्रेमचंद काल में जो बीज यानी भारतेंदु काल में जो बीज लगाया गया था, प्रेमचंद युग में आकर वो पौधा बन गया था, जिसे प्रेमचंद जैसे उपन्यासकारों ने अपनी साधना से सिंचित किया और प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों ने उसे अपनी कठोर साहित्य साधना से पुष्पित और फलीभूत कर दिया। इसी कारण उपन्यास रूपी वृक्ष आज साहित्य उद्यान में, ठीक है, सुशोभित होकर झूमता हुआ लहरा रहा है। आशा है कि जो उपन्यास का भविष्य है वह उज्ज्वलता को पाकर साहित्य आकाश को हमेशा ही प्रकाशित करता रहेगा और यह हमेशा ही उन्नति के शिखर पर रहेगा, यानी इसका जो उत्कर्ष है वो बढ़ता ही रहेगा। तो ये था हमारा उपन्यास का उद्भव और विकास। बहुत विषय वस्तु जो है इसमें उपन्यास पर यदि हम बोलना चाहें तो कम से कम मैं ये कहती हूँ कि 10 वीडियो हम इस पर और भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सिलेबस इतना अधिक है, जिसको देखते हुए जो भी हमारे सिलेबस से संबंधित विषय वस्तु है हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, जो भी वीडियो हमारी आप तक पहुंच रही है कृपया करके आप उसे अच्छी प्रकार से सुने और स्क्रीन पर आपको स्लाइड दिखाई दे रही हैं, उनको आप पढ़ भी सकते हैं और अपने स्वयं के नोट्स तैयार करें इससे। और आशा करती हूँ कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से करेंगे और इस कोरोना काल में आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ अगली जो हमारी वीडियो होगी वो आपके जो भी आपके सिलेबस से संबंधित अगली इकाई होगी उसी पर आधारित होगी। तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय।